वंदे मातरम बच्चों। पिछले क्लास में आप सभी ने तत्व, यौगिक, अणु तथा परमाणु के विषय में जाना। इस क्लास में हम सभी परमाणु, जो कि तत्व का सबसे छोटा कण है, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यूं तो कई विज्ञानियों ने अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, जैसे कि डाल्टन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का तरबूज मॉडल, परंतु सर्वाधिक प्रामाणिक मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थीं वो नील्स बोर द्वारा ठीक की गई। तो इन दोनों ही लोगों का जो सम्मिलित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया वो प्रयोगों द्वारा सिद्ध तथा सर्वाधिक प्रामाणिक मॉडल है। तो इन दोनों लोगों के प्रयोगों और परिकल्पनाओं द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन पर इस क्लास में चर्चा होगी। इनके प्रयोगों और परिकल्पनाओं पर चर्चा नहीं करते हुए हम सीधे निष्कर्षों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परिकल्पनाओं और प्रयोगों पर विस्तृत चर्चा के लिए आपके सिलेबस में इकाई 8, जिसका नाम है परमाणु तथा नाभिक, उसको विशेष स्थान प्राप्त है। तो सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं कि आखिर परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। जी बच्चों, तो परमाणु की संरचना के विषय में रदरफोर्ड के प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो परमाणु को, जो कि तत्व का सबसे छोटा कण है, उसको दो भागों में बांटा है। पहला भाग है नाभिक और दूसरा भाग है नाभिक के बाहर का स्थान। परमाणु और नाभिक के आकार की यदि तुलना की जाए तो आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आप एक बड़े से रूम में बैठे हैं और उस रूम को परमाणु माने तो नाभिक का आकार मात्र उतना होगा यदि आप पेन से रूम यानी कमरे के ठीक बीच में, मध्य बिंदु में पेन से एक डॉट रख दें। तो डॉट रिप्रेजेंट करती है नाभिक को और कमरा रिप्रेजेंट करता है परमाणु को। तो परमाणु और नाभिक की आकार की जो तुलना है वो रूम और उस रूम के मध्य में पेन द्वारा रखी गई एक डॉट द्वारा की जा सकती है। नाभिक के अंदर दो प्रकार के दो कण रहते हैं। यूं तो देखा जाए बच्चों तो परमाणु के अंदर लगभग 200 से अधिक कणों की खोज की जा चुकी है, परंतु उसमें 3 मूल कण हैं जो मुख्य हैं और कक्षा 12 के सिलेबस में यानी 12th के पाठ्यक्रम में उन 3 कणों के बारे में, उन 3 कणों के विषय में ही आप पढ़ेंगे। तो पहला कण है प्रोटॉन, दूसरा कण है न्यूट्रॉन। ये दोनों ही कण नाभिक के अंदर रहते हैं। तो नाभिक के नीचे यहाँ स्क्रीन पर 2 कण दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज स्वयं रदरफोर्ड ने की थी, जिन्होंने परमाणु की संरचना और आकार के विषय में अपना मॉडल प्रस्तुत किया और प्रामाणिक मॉडल है। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रदरफोर्ड है, ये 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के बाहर रहता है और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। यहां संख्या में प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। इसीलिए इस चित्र में 2 कण यानी प्रोटॉन संख्या में बराबर है किसके? इलेक्ट्रॉन के।
यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और इनका वितरण कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो चित्र है इसमें आप परमाणु को जस्ट एक बॉल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये वाइट कलर और रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं और एकदम चिपके हुए प्रदर्शित हो रहे हैं चित्र में, इनको आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान सकते हैं। ये दो कण आपस में नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर के कण और ये जो पाथ जैसा दिख रहा है, इनको आप इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, जिनकी पोजीशन नाभिक के बाहर है। एक तो इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है जो इस तरीके से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है जो इस पाथ पे इस तरीके से घूम रहा है, और भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस चित्र की पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो सकती है इस चित्र द्वारा। यहाँ पर येलो और स्लाइटली ग्रीन यानी अंश थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहे हैं जो पार्टिकल्स, ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। जैसे कि येलो कलर का पार्टिकल यानी कण प्रोटॉन, ग्रीनिश जो दिख रहा है यानी कि हरे रंग का वो न्यूट्रॉन, और गुलाबी, पिंक और गुलाबी ये इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए पीला और हरा कण यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जस्ट बीच में, इस आकार के जस्ट मिड में आपस में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। यद्यपि ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ समझने के लिए दिखाने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हैं, यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में मिलकर रह रहे हैं, और ये जो लूप्स दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, रेड कलर का इलेक्ट्रॉन इन लूप्स की, ये जो लूप्स हैं यानी कि सर्किल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन का पथ है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर, जिस जगह एरो जा रहा है, इस प्रकार से लगाता है। जैसे ये वाला लूप इस इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि ये पथ है इलेक्ट्रॉन का, जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो ये जो लूप्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये कोई तार या वायर या कोई धागा नहीं होता है। एक्चुअली ये अदृश्य लूप होते हैं, या वो अदृश्य रास्ते होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर इन पथ पर नाभिक का चक्रण कर रहा होता है, यानी कि चक्कर लगा रहा होता है। तो नाभिक परमाणु की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? परमाणु एक बॉल की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। यदि तुलना की गई है तो ये न्यूक्लियस और इतने छोटे से डॉट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो खाली स्पेस है, पूरा रूम यदि खाली मान लिया जाए तो वहां इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक का। ठीक है, तो इस तरह से ये परमाणु का आकार है, जिसमें नाभिक परमाणु का केंद्र बिंदु है। जिस नाभिक के अंदर भी दो प्रकार के कण रहते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जो तत्वों के स्वरूप है, विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, और एल्यूमिनियम एक धातु है, कॉपर एक धातु है। ठीक है, और देखा जाए कार्बन जो है वो ब्लैक कलर का है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन अधातु है लेकिन सॉलिड है। तो तत्वों के जो स्वरूप हैं, यानी कि उनका रूप, उनका रंग, उनकी स्मेल और उनका ठोस, द्रव या गैस की अवस्था, तो तत्वों के जो स्वरूप हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, रासायनिक गुण हैं, उनमें भिन्नता पाए जाने का जो मुख्य कारण है वो तीनों कणों की संख्याओं में भिन्नता होना है। तीनों कणों की संख्याओं में भिन्नता होने का अर्थ जानते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास क्या है? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है।
और जानते हैं 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर होते हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। अब कार्बन के पास 6, 6 और 6, परंतु नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कार्बन एक अलग प्रकार का तत्व है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और नाभिक के अंदर पुनः न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। तो संख्या में अंतर होना, इन तीन, ये जो 3 मूल कण हैं, इन तीनों कणों को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इन्हें मूल कण अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल कहा गया है। एलिमेंट्री पार्टिकल तत्व का होना यही निर्धारित करते हैं, इनकी संख्या निर्धारित करती है। तो तत्वों का स्वरूप, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता पाए जाने का मुख्य कारण तीनों कणों की संख्याओं में भिन्नता होना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसलिए है क्योंकि उसके नाभिक में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसलिए है क्योंकि इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन तथा नाभिक के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इसलिए है क्योंकि इसके नाभिक में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों संख्या में सदैव बराबर होते हैं। क्लोरीन इसलिए क्लोरीन है क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों बराबर होते संख्या में, ठीक है। तो तत्वों के स्वरूप में, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में भिन्नता पाए जाने का मुख्य कारण इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि मूल कणों, कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होना है। अब बात बताना चाहूंगी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा द्रव्यमान रखते हैं। कम से कम 2000 गुना अधिक द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि ये छोटा सा बिंदु जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा बिंदु जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत अधिक भारी होता है इस पूरे रिक्त स्थान की तुलना में, क्योंकि रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में 2000 गुना कम द्रव्यमान रखते हैं। इसका ऑपोजिट क्या कहेंगे आप, कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 2000 गुना अधिक भारी होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2000 गुना अधिक भारी हैं। तो सिंपल बात है कि न्यूक्लियस का लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ संकेंद्रित होता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी बहुत हल्का पार्टिकल है, तो जब कभी भी परमाणु के द्रव्यमान की बात आती है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, इन्हीं दोनों कणों का द्रव्यमान प्रभावी रहता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को सदैव नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नगण्य, न गणना करने योग्य माना जाता है। तो जब कभी भी परमाणु का द्रव्यमान लिया जाएगा तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिया जाएगा। उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि
परमाणु का लगभग समस्त, ये बात रदरफोर्ड द्वारा ही बताई गई है कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना भारी होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान इनका अधिक होता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अब बात आती है मुख्य कि क्या इलेक्ट्रॉन कहीं पे मनमर्जी से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष कक्षाओं में यानी कि विशेष पथ पर ही चक्रण करते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स कुछ विशेष पथ पर ही चक्रण करता है। नाभिक के बाहर नाभिक का चक्कर कुछ विशेष पथों पर ही लगा सकता है, और जिन पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है यानी कि नाभिक के चारों ओर घूमता है, उस पथ को इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। जैसे कि जो नाभिक के सबसे समीप की कक्षा होगी या जो नाभिक के सबसे समीप का इलेक्ट्रॉन होगा और वो जिस पथ पे नाभिक का चक्कर लगा रहा होगा, उसे इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा कहा जाएगा, परमाणु की प्रथम कक्षा कहेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो नाभिक से दूर होगा, उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा को द्वितीय कक्षा या सेकंड ऑर्बिट कहा जाएगा। थर्ड, जैसे जैसे नाभिक से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी यानी दूरी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे पाए जाएंगे वो पथ या इलेक्ट्रॉन का वो पथ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कक्षा कहलाता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, द्वितीय कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तृतीय कक्षा में अधिकतम 18। बीच की कक्षाओं का में भी इलेक्ट्रॉन्स का वितरण बताया गया है, परंतु वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ उपयोगी फिजिक्स के लिए केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा कोई भी हो, चाहे वो 6th हो, 7th हो, लेकिन उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 8। और ये जो सिद्धांत है 2, 8, 18, 8 का, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की बात कही गई है। प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और अंतिम में 8। ये बात ये याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए बिल्कुल। नील्स बोर द्वारा दिए गए आफबाउ सिद्धांत, ये जो नियम बताया है ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया, कौन से विज्ञानी ने बताया? नील्स बोर ने। नील्स बोर द्वारा दिए गए आफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर की बात समझ लीजिए। नाभिक के समीप, सबसे समीप प्रथम कक्षा होगी, तो ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है। यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास उसका जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। इसके बाद द्वितीय कक्षा में यानी कि थोड़ा सा नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी द्वितीय कक्षा की, तो जब द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रथम कक्षा में चक्रण कर रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से अधिक होगी। यानी कि दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है वो प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से अधिक होती है। इसीलिए कहा गया है कि द्वितीय ऊर्जा स्तर प्रथम ऊर्जा स्तर की अपेक्षा अधिक ऊर्जा रखता है। तृतीय ऊर्जा स्तर यानी कि तीसरी कक्षा में नाभिक का चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, अब तृतीय कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ जाएगी, तो तृतीय कक्षा में चक्रण कर रहा इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से अधिक होगी। सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होगी? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये किस तरीके से, चूंकि आपने अभी फिगर नहीं देखा है, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं और किस तरीके से उनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय कक्षाएं नाभिक के बाहर होती हैं, इसका चित्र अभी आप जब देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो ये जो प्रिंसिपल है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का, ये विज्ञानी नील्स बोर द्वारा दिया गया। और इस नियम का जो नाम है या सिद्धांत का, प्रिंसिपल का जो नाम है वो आफबाउ सिद्धांत है। आफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका नाम होता है जिसका मीनिंग है निर्माण करना, यानी कि किस कक्षाओं का निर्माण करना। तो आफबाउ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नील्स बोर के द्वारा। निम्न ऊर्जा स्तर से, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर द्वितीय कक्षा में और अधिक इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के पास है तो वो तीसरी कक्षा में घूम रहे होंगे। यदि किसी तत्व के पास और अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो चतुर्थ कक्षा में घूम रहे होंगे। यदि किसी तत्व के पास और अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो अंतिम कक्षा में, यानी कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब हम लोग विभिन्न तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व है। एक प्रोटॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, एक प्रोटॉन, यहाँ पे प्लस दिखाया गया है। अभी हम लोग इस बात पे बाद में चर्चा करेंगे कि प्रोटॉन पे प्लस क्यों होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज है इसके पास। इस पे भी बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हम लोग आवेश के टॉपिक पे नहीं आए हैं। अभी आप रेड कलर को प्रोटॉन समझ लीजिए। यहाँ पर प्रोटॉन है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि प्रथम कक्षा हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नाभिक का यानी प्रोटॉन का चक्कर लगाएगा। ठीक है, चक्रण करेगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास कार्बन। कार्बन 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास है। ठीक है, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये किस तरीके से वितरित होते हैं? पहला नियम क्या है? प्रथम कक्षा में 2, प्रथम कक्षा में 2। अब ये देखिए यहां पर न्यूक्लियस है, ये इसमें 6 प्रोटॉन्स ब्लू कलर के, 3 और प्लस 2, 5 तो सामने दिख रहे हैं और एक पीछे होगा। तो 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स आपस में बंधे हुए ये न्यूक्लियस हो गया, यानी कि नाभिक हो गया। अब नियम क्या है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर। तो और 6 इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस प्रकार से होगा? प्रथम कक्षा में 2, तो ये 2 पहुंच गए, एक ये और ये 2। ये इसकी प्रथम कक्षा है जो नाभिक के सबसे समीप है। तो सबसे समीप की कक्षा प्रथम कक्षा होगी और ये निम्नतम ऊर्जा स्तर भी बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है वो सबसे कम होती है। ठीक है, दूसरी कक्षा। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके प्रथम कक्षा में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं 6, 2 तो प्रथम कक्षा में चले गए, अब बचे कितने? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में चले जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब ये द्वितीय कक्षा में ही नाभिक का चक्रण करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरा आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो ये किस तरीके से वितरित होंगे? प्रथम कक्षा का नियम है कि पहली कक्षा में 2, यहां 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स बंधकर न्यूक्लियस में रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे होगा? प्रथम कक्षा में 2 चले गए, अब 8 में से 2 तो प्रथम कक्षा में चले गए, अब कितने बचे? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। द्वितीय कक्षा में कितने वितरित हो गए? 6। अब ये अपनी द्वितीय कक्षा में रहकर नाभिक का चक्रण करेंगे। इसी तरह से आपका नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स नाभिक में बंद कर रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर प्रथम कक्षा में चले गए, शेष बचे 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये चक्र करेंगे नाभिक का द्वितीय कक्षा में। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया होता है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ कक्षाओं में। ठीक, हीलियम और लिथियम
हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन नाभिक में बंध गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे। इसी तरह से लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स बंधे, 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और बाकी अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज्ड नहीं रहिएगा। सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है, न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों से भिन्न हो सकती है, ये बात भी यहाँ जानने वाली है। ठीक है, अब बचे 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 तो प्रथम कक्षा में चले गए, बचा 1, तो ये 1 द्वितीय कक्षा में चला जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ और अंतिम कक्षाओं में होता है। ठीक है, अब थोड़े से बड़ी संख्या वाले इलेक्ट्रॉनों के बारे में चर्चा। कार्बन आप पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम, वहां पर इलेक्ट्रॉनों का पथ जो है वो शो कर दिया गया उस चित्र में। यहां आप देखेंगे मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों की संख्या किसी भी तत्व में बराबर हो सकती है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को केवल शो किया गया, इनका पथ नहीं दिखाया गया। वो ऐसा इसलिए किया कि पथ जो है वो हमारा पथ कोई लकीर नहीं होती, कोई सड़क नहीं बनी होती जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो एक रास्ता होता है अदृश्य जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्रण करता है। इसलिए यहाँ पर ये इस चित्र में आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का पथ कोई विजिबल पथ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे चक्कर लगाता है उसको हम ट्रेस करके चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ पर किस प्रकार से होगा? क्या है इलेक्ट्रॉनों के वितरण का? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम जितने भी शेष बचते हैं, इस तीसरी कक्षा में 18 अधिकतम रह सकते हैं, लेकिन 8 + 2 10 तो हो गए, तो 12 में से 10 वितरित हो गए, शेष कितना बचा? 2। तो तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण मैग्नीशियम में कैसे होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 2। इसी आज का जो होमवर्क है वो आपको पूरा करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कक्षाओं में किस प्रकार से होता है ये आपने जाना। यहाँ सभी तत्वों में 2, 8, 18 और अंतिम कक्षा में 8 नियम फॉलो होगा। तो इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कक्षाओं में आपको दिखाना है। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात आपकी रह गई है यहाँ पर, जिन तत्वों के परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे सभी तत्व दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं यानी कि शेयर करते हैं, अथवा अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी कि दे देते हैं किसी को। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखते हैं सभी तत्व, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इकलौता इलेक्ट्रॉन है। ये अधिकतर और एक ही कक्षा है, वो भी कौन सी? प्रथम कक्षा। उसमें बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो हाइड्रोजन विशेष तत्व है जिसकी प्रथम और अंतिम कक्षा एक ही है। तो इसकी और प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो इसकी कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अंतिम कक्षा में। अंतिम चूंकि प्रथम ही अंतिम है इसलिए। तो हाइड्रोजन इस अष्टक नियम का अपवाद है। बाकी जितने भी तत्व हैं, शेष जितने भी तत्व हैं, वो सभी अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, करते ही हैं, और इसी कारण अनेकों यौगिकों का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक विशेष कण है जो शेयरिंग, जिसकी शेयरिंग के कारण, जिसके त्याग के कारण, जिसके
जिसको ग्रहण करने के कारण तत्व जो है वो यौगिक में परिवर्तित तत्व जो है विभिन्न तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना लेते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आपका NaCl है। तो NaCl में Na जो है सोडियम है, इसके पास इसका कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स से हमें कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इनका भी कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब इनका वितरण नहीं कर रहे हैं। प्रोटॉन का इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि ये भी नाभिक में रहते, तो ये दोनों हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षा में किस प्रकार से होता है? पहली कक्षा में यहाँ रहे न्यूट्रॉन 12, 11 प्रोटॉन, पहली कक्षा में जाएंगे 2, 11 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। दूसरी कक्षा में जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंतिम कक्षा में जाएगा 1। ठीक है, तो यहां जानते हैं क्या होगा? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, बताया ना कि हर तत्व में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहता है। तो सोडियम क्या करता है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दे देता है। किसको? क्लोरीन को। क्यों क्लोरीन को देता है? क्लोरीन का क्लोरीन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 17। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कितने होंगे? 17। तो क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक के अंदर रहते हैं। इसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 17। तो बचे कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, आवश्यकता है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 1 देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये जो त्यागने की और ये जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, इसके कारण नमक का निर्माण होता है, NaCl। तो यहां सोडियम अपना एक बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये लास्ट इसकी कक्षा बचेगी। जब ये अपनी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इससे पहले वाली कक्षा इसकी अंतिम कक्षा हो जाएगी, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ग्रहण करने के बाद इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण इन दोनों की अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है, जिसको आप नमक कहते हैं और चाट चाट कर मूंगफली के साथ खाते हैं। ठीक है, अब आती है बात पानी की। जब हमें प्यास लगती है तो ऑक्सीजन पे आ जाइए, ध्यान दीजिए। अंतिम कक्षा पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए तत्व जो है वो आपस में किस तरह से संयोग करते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। प्रकृति कितनी खूबसूरत है, इसका भी आनंद लीजिए। ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, इसका जो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है 8 प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स है, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन है, निश्चित ही होंगे। 8 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना ही है। किसी किसी हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे आप। 0 न्यूट्रॉन, ठीक। अभी यहाँ चर्चा नहीं करूंगी। हाइड्रोजन 2 और प्रकार की भी होती हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ जल का निर्माण देखेंगे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? 8। ठीक है, इनका वितरण किस प्रकार से होगा? ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 8 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गए नियमानुसार, अब कितने बचे? 8 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 पहली यानी प्रथम कक्षा में चले गए, बचे कितने? 6। चाहिए कितने इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? 2 चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। अंतिम कक्षा में हर प्रत्येक तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ साझा क्यों करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में इसके पास 1 प्रोटॉन और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हाइड्रोजन को के पास की प्रवृत्ति है कि वो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। ये हाइड्रोजन 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास तो भी 7 ही हुए, 6 इसके पहले थे, 6 पास में अंतिम कक्षा में 6 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। इसने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा किया, अब कितने हो गए? 7। दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ फिर से ये 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो अब दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, इसके पास भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और ऑक्सीजन के पास 6 तो अंतिम कक्षा में इसके अपने थे, 1 हाइड्रोजन का और 1 दूसरे वाले हाइड्रोजन का। तो जो जल का अणु है वो किस तरीके से है? ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्डिंग करता है इलेक्ट्रॉन को साझा करके 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। इसीलिए जल का जो सूत्र है वो H2O है। तो यहां जल का जो अणु बन रहा है, एक अणु जो तैयार हो रहा है जल का, वो एक तो ऑक्सीजन अपने लास्ट ऑर्बिट में यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति रखता है। हाइड्रोजन अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए दोनों तत्व जब भी पास में आते हैं तो शेयरिंग कर लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और वो जल के अणु का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो शेयरिंग से हो रही है, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। जबकि NaCl में साझा नहीं हो रहा है, Na के पास यानी सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। तो जैसे ही सोडियम क्लोरीन के पास आएगा, सोडियम तत्व का एक परमाणु क्लोरीन के पास आएगा, तो सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्लोरीन उसे ग्रहण करेगा और इनके पास एक बॉन्डिंग हो जाएगी त्याग की और ग्रहण करने की। तो ये जो बॉन्डिंग है, इस प्रकार की जो यौगिक बनता है NaCl जिसको नमक कहते हैं, वो त्यागने और ग्रहण करने के का इलेक्ट्रॉन त्याग और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखने के कारण बनता है। तो कोई भी तत्व होता है कि जो कोई भी तत्व हो वो अपनी अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है, करने की प्रवृत्ति, पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि अन्य शेष तत्व
अन्य तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, गुण रखते हैं। किसी न किसी प्रकार से वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस प्रत्येक तत्व के गुणधर्म अलग होते हैं, इस कारण से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तत्व की बाहरी यानी कि अंतिम कक्षा में होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो नाभिक के जस्ट समीप की कक्षा का हो, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन के पास चूंकि इकलौता इलेक्ट्रॉन है तो वही बाहरी है, वही आंतरिक है, इसलिए हाइड्रोजन एक विशेष तत्व है, उसको आप अलग श्रेणी में रख सकते हैं। और केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी, हाइड्रोजन एक अलग प्रकार का तत्व है, विशेष प्रकार का तत्व है, जिसके गुण अन्य तत्वों से विपरीत गुण भी रखता है। तो ये चूंकि यहाँ का विषय नहीं है, तो आज आप जो है परमाणुओं की आंतरिक संरचना के विषय में सीखे हैं। और यहाँ पर किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की और ग्रहण करने की और साझा करने के जो गुण हैं उनको आपने जाना है। कल अगले टॉपिक्स के साथ या नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। होमवर्क आप अपना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितनी बातें आपने जितने भी नियम, जितने टॉपिक, जितने पॉइंट्स आपने इस क्लास में पढ़े हैं, वो सभी आगे की फिजिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस कक्षा को आप विशेष तौर पे पढ़िएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।